हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कल और परसों में पिछले एक दो दिनों में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि जैसे आप जानते हैं कि लेखपाल की जो वैकेंसी है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्जाम है वो काफ़ी टाइम पहले हो चुका था और सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि लेखपाल की वैकेंसी कब तक आएगी। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि लेखपाल की वैकेंसी जो आनी है, जिसकी संख्या है 7882 7882। तो इस वैकेंसी के लिए जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है और अब आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है ये भी 23 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का जो फेज 1 यानी कि स्टेप 1 का एग्जाम हो चुका है। तो आपको पता है कि सीबीटी 2 भी होने वाला है और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बाद फरवरी मंथ में उम्मीद है कि एनटीपीसी के फेज 2 के यानी कि सीबीटी 2 शुरू हो सकता है। ठीक है बच्चे। इसके अलावा यूपी पुलिस की बम्पर वैकेंसी भी आने वाली है। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल जो एग्जाम मैंने आपको बताए हैं, इन 4 एग्जाम की जो डेट है ऑलमोस्ट क्लियर है और ये अगले 2 महीने में शुरू हो जाएंगी, पूरी उम्मीद है। ठीक है बच्चे। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि 2 महीने का अगर टाइम हमारे पास है तो आप जानते हैं कि 2 महीने में अगर आपका नॉलेज लेवल 0 है तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये जो टाइम है ये किसका टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है। अब 2 महीने में आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप पढ़ने के साथ साथ जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप कम समय में बहुत ज़्यादा कवर कर पाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके सिलेक्शन के चांस पूरी तरह से बन जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो प्रैक्टिस सीरीज अभी तक आपको करा रहा था उसको मैंने डेडिकेटेड तरीके से स्पेशली इन चारों एग्जाम पर फोकस कर दिया है। जी हाँ, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरी जो ये प्रैक्टिस सीरीज है इसको ध्यान से देखें। इन क्लासेस, सभी क्लासेस को लें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। आप देखेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको जबरदस्त फायदा होगा इससे। ठीक है बच्चे। तो समय खराब ना करते हुए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो टॉप 15 क्वेश्चन हैं आज के वो क्या हैं। क्वेश्चन आपको 15 ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरी क्लास को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो इस लेक्चर में करीब 100 से 150 क्वेश्चन तक मैं आपसे कवर कर सकता हूं। तो ध्यान से देखें बच्चे, मैं आपको हर क्वेश्चन के पीछे की कहानी भी बताता जाऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे। तो जल्दी से अपनी क्लास शुरू करते हैं और आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको बनाया गया था। और आपके पास ऑप्शन है सी आर दास, सी आर दास का मतलब है चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जी हाँ मोतीलाल नेहरू को आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिता, एम आर जयकर और विट्ठल भाई पटेल। तो देखो, इन सब के बारे में आपको पहले डिटेल देता हूँ। बात है सन 1922 की, या 1922 में आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई थी और देश की सबसे प्रमुख और बड़ी पार्टी थी उस समय। तो देश की आज़ादी का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता थे सभी शामिल थे उसमें। ठीक है। 1922 में चितरंजन दास को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस में आपसी मतभेद की वजह से, मतभेद गरम दल और नरम दल, या हम ये कह सकते हैं कि गरमपंथी नरमपंथी नेता थे, या कुछ ऐसे नेता थे जो अपनी बातों को मजबूती से रखते थे और कुछ बड़े ही विनम्र तरीके से। तो आपस में मतभेद की वजह से सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी से अलग हो गए, यानी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 1922 में सी आर दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके बाद इन दोनों ने पार्टी छोड़ दी और 1923 में इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी।
जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो CR दास बने, या जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे 1922 में, और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सचिव बने। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि MR जयकर, इनके संबंध में भी एक फैक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब केंद्रीय जो हमारी देश की संविधान सभा बनाई गई थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर को जो चयन किया गया था, पहली बार वो बंगाल के क्षेत्र से किया गया था, और दूसरी बार उनका चयन बम्बई से किया गया था, या उस जमाने में बम्बई बोलते थे मुंबई को, तो बम्बई से किया गया था। जब डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई से चुनाव लड़ाना था तो पार्टी ने एम आर जयकर पहले से ही उस सीट पर चुनाव जीत चुके थे, तो MR जयकर को एक पत्र लिखा गया और लिखा गया कि आप अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दें, ये सीट खाली कर दें, जिससे कि डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई से चुनाव लड़ाकर जो हमारी संविधान सभा थी उसमें शामिल किया जा सके। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से उन्होंने बम्बई की सीट खाली की थी, या और उनका नाम था MR जयकर। ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में अध्यक्ष कौन था। तो आपको पता है जो कि 1923 में ये लोग पार्टी अलग बना ली थी, अलग हो चुके तो दोनों नेता, तो ये दोनों तो वैसे ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल का मतलब है केंद्रीय या विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा का मतलब आप जानते हैं कि आज की तारीख में विधानसभा राज्यों में होती है, लेकिन उस समय केंद्र में भी विधानसभा होती थी। केंद्र में विधानसभा का मतलब है जिस तरह से आज लोकसभा होती है केंद्र में, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि उस जमाने में केंद्र में विधानसभा हुआ करती थी। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है उस जमाने की लोकसभा। ठीक है बच्चे। तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अध्यक्ष था उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक किसने लिखी। पॉलिटिक्स इन इंडिया किताब है, ये किस व्यक्ति ने लिखी। ऑप्शंस हैं रजनी कोठारी ने लिखी, MN श्रीनिवास ने लिखी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संस्था थी उसने लिखी है, और इंडियन लीग भी एक संस्था थी, एक पार्टी थी, उसने लिखी है। ठीक है, तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इससे संबंधित मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूँ। पहले तो देखिए, एक जो बुक है उसका नाम है इंडिया। ठीक है, इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी है, तो इंदिरा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, एक है इटर्नल इंडिया। ठीक है, इटर्नल इंडिया, ये किसने लिखी है, तो ये भी इंदिरा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, एक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है, तो ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप देखेंगे कि यंग इंडिया किसने लिखी है, एक बुक थी यंग इंडिया, तो यंग इंडिया लिखी थी गांधी जी ने। जी हाँ, गांधी जी ने कौन सी लिखी, यंग इंडिया। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये किसकी है, तो ये जवाहर लाल नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसी के साथ एक बुक है री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है ये है मेघनाथ देसाई की। तो जितनी भी बुक है मैंने आपको इंडिया शब्द से संबंधित जो भी बुक है वो मैंने आपको और भी बता दी हैं। तो आप लोग क्या करें कि इन बुक्स को अलग से लिख सकते हैं नोट्स बना के। ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था पॉलिटिक्स इंडिया इन इंडिया। तो ये बुक जो लिखी थी चार ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है रजनी कोठारी, या ये सही आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं रजनी कोठारी ये महिला नहीं है, ये एक पुरुष का नाम है, या एक मेल राइटर थे रजनी कोठारी, उन्होंने लिखी थी पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है बच्चे, करनाल बंट रोग है किस फसल का। ये करनाल बंट जो रोग है, ऑप्शन हमारे पास है जौ, गेहूं, बाजरा और ज्वार। करनाल बंट जो रोग है वो किसका होता है, तो मैं आपको बता दूं ये होता है हमारा गेहूं का, या गेहूं में ये रोग लग जाता है। ये रोग होता क्या है कि मिट्टी में, या जो बीज होते हैं गेहूं के उसमें ये रोग लग जाता है, उसमें एक कवक लग जाता है। जी हाँ, कवक, या हम उसको बोलते हैं फंगस। ठीक है, तो फंगस या जो कवक होता है वो इसमें लग जाता है, और जिसकी वजह से वो फसल को खराब कर देता है।
तो इसी वजह से इस फसलों में रोग हो जाता है, गेहूं में रोग हो जाता है, इसको करनाल बंट कहते हैं। ये जो फंगस है ये बड़ा ही पावरफुल होता है, ये लगभग 4 से 5 साल तक मिट्टी में जीवित रह सकता है। तो इसकी वजह से ये गेहूं की फसल के लिए काफी खराब या खतरनाक माना गया है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो इसके लिए जो भी उपलब्ध तरीके हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो आंसर हमारा जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो क्या होगा, गेहूं की फसल। करनाल बंट रोग किसका है, गेहूं का है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछेगी किसी भी राज्य की। ठीक है, तो आपको पता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारे यहाँ जो जनगणना हुई थी अभी तक पिछली बार वो होती सन 2011 में। जनगणना जिसको हम सेंसस भी बोलते हैं, या लोगों की गिनती करना कि देश में कुल कितनी आबादी है, तो ये हर 10 साल में होती है। या अगर 2011 के पहले की बात करेंगे तो 2001 में हुई थी, और 2011 के बाद जो होनी थी वो 2021 में होनी थी। लेकिन आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये लेट हो गई है। तो आने वाले समय में अगली जो जनगणना है वो की जाएगी। तो जनगणना जो पिछली अभी तक हुई है उसके 2011 में हुई थी, उसी के आंकड़ों के आधार पर जो डिटेल है वो आपको दी जाती है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा जो आबादी थी वो उत्तर प्रदेश की जो आबादी रही है वो 19 करोड़ 98 लाख के आसपास थी। और हम कह सकते हैं कि लगभग 20 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की 2011 की जनगणना के हिसाब से रही है, जो कि देश में सर्वाधिक थी। अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे, जी हाँ, सबसे कम जनसंख्या पूरे देश में, तो वो किस राज्य की है, तो उसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, जो कि 6,10,000 रही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से 6,10,000, जो कि पूरे देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य रहा है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए पूरी दुनिया में जितनी आबादी, पूरी दुनिया में आपको बता दूं लगभग, जी हाँ, 8 अरब के आसपास आबादी है पूरी दुनिया में। ठीक है, 8 अरब। तो अगर आप सिर्फ इंडिया और चाइना को मिला लेंगे तो करीब 3.25 अरब के आसपास आबादी सिर्फ इन दो देशों में है। ठीक है, तो हम पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा हमारे देश में रहता है, कवर करते हैं। ठीक है, दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब के आसपास है। और अगर हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया की आबादी का भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 17.5% यानी 17.31%। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पूरे दुनिया के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है जमीन, जी हाँ, पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसका हमारे देश का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2.42%। ठीक है बच्चे, और अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि पूरी दुनिया में जितने भी जंगल हैं, जंगल का मतलब फॉरेस्ट या वन, या तो पूरी दुनिया के जंगलों का भारत में कितने परसेंट जंगल हैं, तो आंसर होगा 2.82%। ठीक है, पूरी दुनिया के जंगल का। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी पेपर के लिए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो देखिए सबसे पहले ये ब्लू नील का क्या मतलब है। आप जानते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी है, नील, जिसको हम इंग्लिश में नाइल रिवर भी बोलते हैं। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है, तो आंसर क्या होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अब नील नदी जो है ये दो प्रमुख नदियों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो एक है सफेद नील और दूसरी है नीली नील, नीली नील यानी कि ब्लू नील। देखिए दो अलग अलग नदियां हैं, इसमें से जो प्रमुख है वो कौन सी, नीली नील। ठीक है, यानी कि ब्लू नील, यहाँ पे हमारे पास दिया भी है ब्लू नील। ठीक है, तो दो नदियां हैं, एक नदी का नाम है ब्लू नील यानी कि नीली नील नदी, दूसरा है सफेद नील यानी कि व्हाइट नील रिवर। ठीक है, ये दोनों नदियां जब आगे बढ़ती हैं इस तरह से तो ये मिल जाती हैं, और मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइल रिवर। अच्छा अब ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो देखिए जैसे मान लो मैं यहाँ पे अफ्रीका का मैंने एक ये फिगर बना लिया,
अफ्रीका में इस जगह पे एक झील है, इसको बोलते हैं विक्टोरिया झील। इस झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील। इसके किनारे 3 देश बसे हुए हैं, तीनों देशों से घिरी हुई है। ये 3 देश कौन से हैं? केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो इन तीनों देशों की सीमाओं से घिरी हुई एक झील है, इसको बोलते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से जो नील नदी की प्रमुख नदी है ब्लू नील, वो निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ती है। यहाँ पर सूडान नाम का देश है, वहां पर ये व्हाइट नील से इस तरह से आके मिल जाती है, और मिलने के बाद जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर मिस्र, जिसको हम इजिप्ट भी बोलते हैं, उससे होते हुए और ये भूमध्य सागर में गिर जाती है, यानी कि मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये नील नदी की कहानी हो गई, आपको पता चल गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम मिस्र की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बांध जिसको बोला गया असवान बांध, यानी कि असवान डैम। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जो कि नील नदी पर ही बनाया गया है। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे मिस्र की या काहिरा की, जो मिस्र है उसकी राजधानी क्या है? काहिरा। तो जो मिस्र है उसको नील नदी की देन कहा जाता है, या नील नदी का वरदान कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ पर पानी की काफी समस्याएं हैं। तो नील नदी की वजह से वहां पे खेती कुछ अच्छी हो जाती है, काफी ज्यादा उसको फायदा मिलता है। ठीक है, इस वजह से नील नदी का वरदान कैसे कहते हैं? तो मिस्र या इजिप्ट जो देश है उसे कहते हैं। ठीक है। और इस नदी के किनारे ही मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, जो कि एक प्रमुख शहर भी है, वो बसा हुआ है। ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें लिखा है ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो आंसर क्या होगा? विक्टोरिया झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है किस नदी पर? ठीक है। तो करीबा बांध देखिए कहाँ पे है बच्चे, हमारे पास ऑप्शंस हैं काफ्यू नदी, जाम्बेजी नदी, चामबेशी नदी, काबोम्पो नदी। 4 ऑप्शन है। तो करीबा बांध देखिए कहाँ पे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक अफ्रीका में एक देश है जिसको बोलते हैं जाम्बिया। ठीक है, इस देश का नाम क्या है? जाम्बिया। और एक और देश है उसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। ठीक है, ये 2 देश हैं। तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों की सीमा पर, ठीक है, दोनों की सीमा पर यहाँ पर ये बांध बनाया गया, कौन सा? करीबा बांध। और मुख्य रूप से ये जाम्बिया की सीमा में आता है। जाम्बिया की, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा है, लेकिन मुख्य रूप से जाम्बिया के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे एक नदी निकलती जिस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी के ऊपर करीबा बांध बनाया गया, जो कि अफ्रीका का एक प्रमुख बांध है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो नाम एक जैसे हैं, देखिए जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जाम्बेजी एक ही जैसे नाम है। तो जिम्बाब्वे के बगल में जाम्बिया है, और इन दोनों की सीमा पर या नदी बह रही जिसका नाम क्या है? जाम्बेजी नदी। इसी नदी पर करीबा बांध बनाया गया जो कि जाम्बिया की सीमा में आता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि करीबा बांध किस नदी पर है, तो आंसर होगा जाम्बेजी नदी पर। और किस देश में है, तो आंसर होगा जाम्बिया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शंस हैं शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम और मछली। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि जैविक संसाधन क्या होते हैं? जैविक संसाधन का मतलब है कि ऐसी चीजें, ऐसी जीव जंतु या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जीव मंडल से प्राप्त होता है, जीव मंडल से। ठीक है। दूसरा कि उनमें क्या होता है? जीवन होता है। जीवन का मतलब लाइफ होती है। ठीक है। तो ऐसी चीजें जो जीवमंडल से प्राप्त होती हैं और उनमें जीवन भी होता है, नहीं कि लाइफ होती है, उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में कि किसको नहीं कहते हैं? नहीं कहने का मतलब है कि इन चारों में से ऐसा ऑप्शन जिसमें जान नहीं होती है। ठीक है, जान नहीं होती, जीवन नहीं होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि मछली में लाइफ होती कि नहीं होती है? होती है। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। पेट्रोलियम और कोयला दोनों जमीन से निकलते हैं। पत्थर का कोयला आपने देखा होगा। तो कोयला जमीन से निकलता है, और पेट्रोलियम जितने भी खनिज तेल हैं वो सब कहाँ से निकलते हैं? जमीन से निकलते हैं। शुद्ध जल, अब यानी कि पानी के बारे में जानते ही हैं। ठीक है। तो अब 3 ऑप्शन बचते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोयले का जो निर्माण है और पेट्रोलियम का निर्माण है, ये किससे होता है? कि ये अवशेषों से होता है। अवशेष का मतलब क्या होता है? फॉसिल। आपने सुना होगा, फॉसिल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉसिल। ठीक है, फॉसिल्स। अच्छा, आपने सुना होगा अवसादी चट्टानों के बारे में। अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान आपने सुना होगा, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक। तो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है वो किससे होता है? अवशेषों से ही होता है। ठीक है, कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे जब मरने के बाद मिट्टी में दब जाते हैं, लंबे समय तक दबे रहते हैं, तब उनके अवशेषों से ही क्या होता है कि कोयले का और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी खनिज ईंधन है, जी हाँ, वो उनको किस में माना जाता है? उनको जैविक संसाधन माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये जीव जंतुओं से ही कहीं ना कहीं बनते हैं बाद में, लंबे समय तक, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों साल तक जब दबे रहते हैं, तब जाके ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो खनिज ईंधन है, यानी कि जमीन से निकलने वाले, उनको जैविक संसाधन माना जाता है। और मछली तो आप जानते हैं इसमें लाइफ होती है। जो शुद्ध जल है, पानी है, इसमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, हाँ, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके अंदर तो लाइफ है, लेकिन पानी का खुद का कोई जीवन नहीं होता है। इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध जल। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी ये क्लास जबरदस्त लग रही है तो आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप इसको अपने सभी जानने वालों को, अपने दोस्तों को शेयर करें। और शेयर करने के बाद आप उनको ये जरूर बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जम के शेयर करिएगा। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना सबका फायदा भी होगा। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, एक से एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा आने वाले समय में। तो इसलिए इसको जरूर सब्सक्राइब करें, सबको करवाएं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 9, और इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? देखिए, चार ऑप्शन हमारे पास। पहला है मीर, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है फिराक, और मिर्जा गालिब। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। इनमें से किस व्यक्ति का जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। आगरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, आपको सबको पता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पे दो नाम बड़े फेमस हैं, अमीर खुसरो और मिर्जा गालिब का। अमीर खुसरो जो है, इनका जन्म हुआ था कासगंज, यूपी में। एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसका नाम है कासगंज। कासगंज में एक जगह है, उसका नाम है पटियाली। तो पटियाली नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। और कासगंज अगर ना भी पता हो तो ये मथुरा, जी हाँ, मथुरा और एटा जिलों के पास में लगा हुआ है। ठीक है, तो पटियाली नाम की जगह पर हुआ था, कासगंज जिले में। ठीक है, और मिर्जा गालिब का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था? ये इनका हुआ था आगरा में, ध्यान रखें। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे, जहाँ इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। और इनकी गजलें भी आपने शायद सुनी होंगी। ठीक है, और अगर अमीर खुसरो की बात करेंगे तो इन्होंने तबले का जो आविष्कार है, निर्माण, वो इन्होंने ही किया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती थे उस जमाने में, तो इनका भी बहुत नाम है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, गालिब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आजादी के समय जो भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है बच्चे, पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा जब बनाई गई थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आंसर क्या होगा? 15। 15 महिलाएं शामिल थी। इन 15 महिलाओं में जो प्रमुख नाम थे यहाँ पे दिया है, सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू, ये भी थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और इनका नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में किसी भी राज्य की पहली क्या थी? महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। और श्रीमती सरोजिनी नायडू जो नाम दिया है, या सरोजिनी नायडू जो थी, वो पूरे देश में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश राज्य की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये पूरे देश में किसी भी राज्य की पहली क्या थी? महिला राज्यपाल थी। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दिए। अब यहाँ पे नाम है सुश्री मायावती। तो मैं आपको बता दूं, मायावती जी जो हैं, तो वो पूरे देश में किसी भी राज्य की, और हम कह सकते हैं साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी, पहली कैसी थी? अनुसूचित महिला मुख्यमंत्री थी। जी हाँ, अनुसूचित, अनुसूचित, ठीक है, महिला मुख्यमंत्री यानी कि सीएम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एससी कैटेगरी की मुख्यमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला
कौन थी? सुश्री मायावती। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें सारे क्वेश्चंस को। और हमारा जो क्वेश्चन दिया था कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो उसका आंसर क्या होगा? सुचेता कृपलानी। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही महिलाओं का संबंध किससे रहा है? उत्तर प्रदेश से रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? ठीक है, देखो दिया सलाई क्या होता है? दिया सलाई का मतलब होता है माचिस, जिसको हम मैच बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, माचिस जो होती है, आपने देखा होगा उसके किनारों पर कुछ मसाला जैसा लगा रहता है साइड में। ठीक है, तो वास्तव में वो क्या है? वहां पर फास्फोरस का यूज किया जाता है और उसको ना मोम का यूज किया जाता है, वैक्स का, और उसके मिक्सचर से उसको लगाया जाता है। जब हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो वो जल जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि दिया सलाई यानी कि माचिस पर किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस। क्योंकि चार ऑप्शन में फास्फोरस है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इन सब का करेक्ट आंसर होगा रेड फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस। ठीक है, माचिस में की जो डिब्बी होती है उसमें साइड में इसी का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो देखिए सल्तनत का मतलब यहाँ पे क्या है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्या है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि एक ऐसा समय जब विदेशी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने दिल्ली को केंद्र में रखकर भारत पे राज्य किया। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो किससे होती है? गुलाम वंश से होती है, गुलाम वंश से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो कैसे होती है? गुलाम वंश से होती है। ठीक है, और गुलाम वंश की जो शुरुआत है वो सन 1206 ईस्वी में हुई थी और ये चला था 1290 तक। ठीक है, तो आपको पता है कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुए और उसके बाद कई काफी जो बड़ा क्षेत्र था, एरिया था, वो जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप दी और वो वापस लौट गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक प्रमुख जो शासक हुआ उसका नाम था इल्तुतमिश। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने जब दिल्ली सल्तनत पे कब्जा शुरुआत की, उसका कब्जा किया, गुलाम वंश की स्थापना की, तो उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर बनाई थी। हमारे जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन में दिए हैं आगरा, लाहौर, बदायूं और दिल्ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआती तौर पे शुरुआती टाइम में जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर के क्षेत्र को बनाया था, लाहौर को बनाया था। ठीक है, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर से स्थानांतरित कर ली, ट्रांसफर कर ली और क्या बना दी? दिल्ली बना दी। और उसके बाद दिल्ली ही पूरी दिल्ली सल्तनत का प्रमुख केंद्र बना रहा। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? ठीक है, बर्ड फ्लू क्या होता है? एक रोग है जो पक्षियों से फैलता है। और काफी बार आप जानते हैं कि जो चिकन होता है, मुर्गे मुर्गे वगैरह खाए जाते हैं, तो इसलिए उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, चांसेस रहते हैं बर्ड फ्लू होने के। तो जब बर्ड फ्लू बुरी तरह से फैला था पूरे देश में, उस समय बहुत सारे ऐसे मुर्गे मुर्गियां थे जिनको बचाव के तौर पर क्या किया गया कि उनको जमीन पे खोद के गड्ढा खोद कर उनमें गाड़ दिया गया ताकि वो वायरस ना फैले। ठीक है, तो यहाँ पे दो रोग है, मैं आपको बता दूं, एक तो बर्ड फ्लू है और दूसरा है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होता है वो सांस के माध्यम से जो वायरस है वो अंदर चला जाता है बॉडी में। ठीक है, बहुत खतरनाक है। तो स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उसका नाम है H1N1 इन्फ्लुएंजा। ठीक है, H1N1। और बर्ड फ्लू का जो वायरस है उसका नाम है H5N1। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो ऑप्शन है H5N1, H1N1, जीका और रेट्रो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था बर्ड फ्लू का कारक। तो बर्ड फ्लू का जो कारक यानी कि कॉज है, वायरस है, वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए H5N1। और अगर स्वाइन फ्लू आ जाए तो आप ध्यान रखना उसका आंसर क्या होगा? H1N1। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लें। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, कुमार पाल, भीमा द्वितीय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं। देखिए 1191, ठीक है, और 1192,
यहाँ पर 2 युद्ध हुए और दोनों ही तराइन नाम की जगह पर हुए। तराइन का एक मैदान था, उस पे हुए। ठीक है, तो तराइन में 2 युद्ध हुए, एक हुआ है 1191 में, एक हुआ 1192 में। ठीक है, तो पहला दोनों ही युद्ध किसके बीच हुए हैं? तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। ठीक है, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और दूसरे वाले युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, तो ये 2 युद्ध हो गए थे। पेपर में पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध पहला कहाँ पे हुआ, दूसरा कहाँ पे हुआ, किस किस के बीच हुआ। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही ये दोनों युद्ध लड़े गए, जिसमें पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और दूसरे में मोहम्मद गोरी। और उसके बाद 1194 में, ठीक है, यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया जो कि चंदावर नाम की जगह थी। चंदावर, ठीक है, चंदावर ये जगह कहाँ पे है? तो ये इटावा और कन्नौज की सीमा क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये चंदावर नाम की जगह थी, यहाँ पर युद्ध हुआ। अच्छा, राजा जयचंद जो थे वो कहाँ के शासक थे? कन्नौज के। ठीक है, तो चंदावर में जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था 1194 में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जयचंद हो जाएगा। ठीक है, और इस युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था और उसके बाद इसकी हत्या भी कर दी थी और पूरी तरह से कन्नौज पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो देखिए, मकबरा, ये जिसको हम टॉम बोलते हैं, मकबरा का मतलब होता है एक तरह से जब इस्लाम में कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको दफना दिया जाता है, उसकी जो कब्र होती है उस पर एक चबूतरा नुमा आकृति बना दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मकबरा कहते हैं। तो भारत में बहुत सारे जो मुगल और मुस्लिम शासक थे तो उनके मकबरे बनाए गए हैं और उनके क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रमुख शासक हैं। जैसे दिया गया है कि किसका मकबरा भारत से बाहर है, यानी कि बाकी सबके जो मकबरे वो कहाँ पे हैं? भारत में है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह और जहांगीर। तो इनके मकबरे कहाँ पे हैं? देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है भाई? दिल्ली में। ठीक है, औरंगजेब का कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, जहांदार शाह का कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन जो जहांगीर का मकबरा है ये भारत में नहीं है और ये कहाँ पे है? ये लाहौर में है। और इस समय लाहौर आप जानते हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके साथ कुछ और मकबरे भी पूछे जाते हैं, जैसे शेर शाह सूरी का। ठीक है, शेर शाह, ठीक है, सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये बिहार के सासाराम में है। सासाराम एक जगह है, वहां पर है। ठीक है, बिहार के सासाराम में। अच्छा, इसके बाद जैसे बाबर का मकबरा, ठीक है, तो बाबर का कहाँ पे है? तो ये काबुल में है, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसे अकबर का मकबरा, ठीक है, तो अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो ये सिकंदरा नाम की जगह है, सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ पे? ये आगरा में आता है, आगरा शहर में। ठीक है, तो आगरा में, बस अब पहले तो ये आगरा के बाहर होता था, अब आजकल आगरा के अंदर आ गया है। ठीक है, क्योंकि आबादी बढ़ गई है, तो इसलिए सिकंदरा नाम की जगह आगरा में, वहां पर अकबर का मकबरा है। तो ये कुछ और मकबरे हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे और पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे, हमारी जो आज की प्रैक्टिस सीरीज थी, जो मैं आज की क्लास थी, उसमें मैंने आपसे जबरदस्त तरीके से 15 क्वेश्चन और उसके पीछे के करीब 80-100 क्वेश्चन करीब करीब डिस्कस किए होंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर आप नहीं भी नोट्स बना पाए हैं तो वीडियो को दोबारा देखें और देखने के बाद आप वीडियो को रोक रोक के अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, सभी क्वेश्चन को नोट करें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। और अभी जिन एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया था तो उनकी प्रैक्टिस भी आप कम समय में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह की और भी बेहतरीन क्लास के लिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली क्लास में। और तब तक आप मन लगा के पढ़िएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी ये क्लास कैसी रही। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। या मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।